हेलो गाइस, और मैं आ चुका हूँ फिर से। कल अपन ने एक चैप्टर चालू किया था बेटा, रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, और बहुत सारे कंसेप्ट उसके अपन ने देख लिए थे है ना। कल अगर तुमने कल का वीडियो देखा नहीं है तो प्लीज गो एंड वॉच द वीडियो, क्योंकि तभी जाके समझेंगे व्हाट इज आरओडी और किस तरीके से आरओडी अपने देश में इतना बड़ा काम कर रहा है। ठीक है। कल जो बातें पढ़ी थी एक बार मैं तुमको बस याद दिला दूं। सेक्शन 17, सब सेक्शन 17 और 18 पढ़ा था। ठीक है। 17 18 की बातें करने के बाद अपन ने बात करी थी डेफिनेशंस की। डेफिनेशन की बात करने के बाद अपन ने देखा था प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, कहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेना है। ठीक है। और कौन कौन रजिस्ट्रेशन लेने के लिए जा सकते, ये सारी बातें अपन ने कल पढ़ ली थी बेटा। अब बढ़ते अपन आगे। आ जाओ आगे। सेक्शन नंबर 29 पे आते हैं। ध्यान दो, सेक्शन नंबर 29 पे आते हैं। और सेक्शन नंबर 29 ये बोलता है सारे डॉक्यूमेंट्स जो सेक्शन नंबर 28 में नहीं आते, सारे डॉक्यूमेंट्स जो सेक्शन नंबर 28 में नहीं आते। कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट थे बेटा जो सेक्शन 28 में आते थे, जो प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन में अपन ने कल पढ़े थे, वो वाले डॉक्यूमेंट्स। उसको छोड़ के और कोर्ट के डिग्री को छोड़ के सभी डॉक्यूमेंट्स को अपने को रजिस्टर करवाना पड़ेगा, एक तो सब रजिस्ट्रार के पास या फिर सब रजिस्ट्रार ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट के पास। एक तो सब रजिस्ट्रार के पास या फिर सब रजिस्ट्रार ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट के पास, है ना। इसके पास अपने को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। क्लियर है बेटा? क्लियर है? सेक्शन नंबर 29। अब बढ़ते कॉपी ऑफ डिग्री और ऑर्डर। अब देखो, कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया। कोर्ट ने क्या पास किया? ऑर्डर। और अगर वो ऑर्डर की वजह से प्रॉपर्टी को अफेक्ट होता है, अगर वो ऑर्डर की वजह से क्या होता है बेटा, अफेक्ट होता है, तो सब रजिस्ट्रार ऑफ सब डिस्ट्रिक्ट के पास में जाकर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। बट अगर वो डिग्री या ऑर्डर की वजह से कोई भी इम्पैक्ट गिर रहा नहीं है, तो सब रजिस्ट्रार ऑफ स्टेट गवर्नमेंट के पास जाकर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। क्लियर है बेटा? दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर है? तो देखो ना, पहला था 29। 29 क्या बोलता था? प्लेस ऑफ रजिस्टरिंग अदर डॉक्यूमेंट्स। अदर डॉक्यूमेंट मतलब वो डॉक्यूमेंट है जो कि डिग्री और सेक्शन 28 को छोड़ के जितने भी सारे डॉक्यूमेंट बचे सब रजिस्टर करने सब रजिस्ट्रार ऑफ स्टेट गवर्नमेंट या सब रजिस्ट्रार ऑफ सब डिस्ट्रिक्ट के पास जाके। अगर सेक्शन नंबर 29 की बात करूं तो किसने ऑर्डर पास किया है? कोर्ट ने ऑर्डर पास किया। किसने ऑर्डर पास किया? कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है। अफेक्ट गिर रहा है तो किसके पास? सब रजिस्ट्रार ऑफ सब डिस्ट्रिक्ट। अफेक्ट नहीं गिर रहा है तो किसके पास? स्टेट गवर्नमेंट के सब रजिस्ट्रार के पास जाके अपने को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। क्लियर है बेटा? अब नीचे वाले पॉइंट को मार लो भैया आईएमपी। क्या मार लो भाई साहब? आईएमपी, वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान दो सब जन यहाँ पे, ध्यान दो। प्रेजेंटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन। अब देखो, तुमने सपोज इन तुमको लैंड सेल करनी है। लैंड क्या करने का बेटा? लैंड। और तुमने सारे डॉक्यूमेंट बना लिए। तुमने सारे डॉक्यूमेंट क्या कर लिए? बना लिए। अब जब तक तुम लोग उसको सब रजिस्ट्रार के पास लेके नहीं जाओगे, तब तक क्या वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर होगा? नहीं सर, नहीं हो पाएगा। तो तुम लोगों को उसको लेके जाना पड़ेगा। तो लेके जाने के लिए कौन कौन लेके जा सकता है? कौन कौन? तो ये बताया गया बेटा सेक्शन नंबर 32 में। और 32 बोलता है सबसे पहला पर्सन, जो पर्सन ने एग्जीक्यूट किया है। एग्जीक्यूट मतलब जिसने डॉक्यूमेंट बनाया है, वो लेके जा सकता है। या फिर या फिर जो बंदा रिप्रेजेंटेटिव है। कौन है बेटा? रिप्रेजेंटेटिव, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तुम सबको पता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव मतलब वो बंदा जो मरने के बाद में अपने लिए क्या कर सकता है बेटा? काम कर सकता है। या फिर कौन है? जिसको अपन ने काम असाइन किया है। या फिर एजेंट। ठीक है। तो चार ऐसे बंदे हैं, चार ही नहीं, मैं तो बोलूंगा तीन ही है। कितने ऐसे बंदे बेटा? तीन,
जो डॉक्यूमेंट को लेके जा सकते हैं किसके पास में, सब रजिस्ट्रार के पास। क्या लेने के लिए बेटा, रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। तो कौन कौन, पर्सन जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, या फिर उसका रिप्रेजेंटेटिव, या फिर उसका एजेंट, ये सारे लोग लेके जा सकते हैं। अब देखो नीचे की केस, किशोरी चंद्र सिंह वर्सेस गणेश प्रसाद भगत के केस में तुमको डायरेक्ट बता सकता हूँ, तुम लोग खुद ही आंसर कर दो। बताओ ना, कितने लोग देखे अपन ने अभी अभी, तीन। तीन के अलावा अगर कोई दूसरा बंदा रजिस्ट्रेशन के लिए जाएगा तो उसको वैलिड माना जाएगा कि वॉइड, वॉइड माना जाएगा। वॉइड मतलब सही कि गलत, गलत माना जाएगा किशोरी चंद्र सिंह वर्सेस गणेश प्रसाद भगत के केस में। ठीक है, बट सेक्शन नंबर 31, 88 और 89 की जो प्रोविजंस है वो ये बोलती है कि अगर ये केस में मतलब 31, 88 और 89 के केस में ये तीनों को छोड़ के कोई दूसरा बंदा भी चला जाए तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है बेटा, मतलब ये क्या है बेटा अपने लिए, एक्सेप्शन। यहाँ तक सबको क्लियर है? बड़े आगे बेटा, फिर आते हैं आगे, कंपलसरी अफेक्सिंग ऑफ फोटोग्राफ। अच्छा बताओ, जो बंदा तुम्हारा डॉक्यूमेंट लेके गया है या फिर तुम लोग खुद सब रजिस्ट्रार के पास तुम्हारा डॉक्यूमेंट लेके जा रहे हो, तो बताओ क्या तुम्हारे डॉक्यूमेंट के ऊपर तुम्हारा हंसता हुआ, खिलता हुआ एक फोटोग्राफ होना चाहिए कि नहीं? भले ही तुम लोग कैसे भी दिखो, अच्छे दिखो, बुरे दिखो, गंदे दिखो, डुक्कर दिखो, सांड दिखो, जो भी दिखो, बट तुम्हारा उसके ऊपर क्या होना चाहिए बेटा, फोटोग्राफ। तो देखो, एक फोटो तुमको अटैच करना है वो डॉक्यूमेंट, हंसता हुआ फोटो बना लेते हैं यहाँ पे। तब वो फोटो तुमको अटैच करना है, प्लस तुम्हारी क्या लगानी है, साइन प्लस फिंगरप्रिंट। साइन कर देनी है डॉक्यूमेंट के ऊपर, ये देखो ऐसा डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे छोटा सा फोटो आएगा, नीचे तुमको तुम्हारी क्या करनी है बेटा, साइन, और यहाँ पे तुमको क्या लगाना, अपना फिंगर का प्रिंट। ऐसा तुमको करना पड़ेगा जब तुम लोग डॉक्यूमेंट देंगे काय के लिए, रजिस्ट्रेशन। बट अगर तुम्हारा डॉक्यूमेंट इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, कैसे रिलेटेड है बेटा, इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो जितने भी सारे बायर और जितने भी सारे सेलर इन्वॉल्व है, सभी का फोटोग्राफ और फिंगरप्रिंट लगेगा। जैसे दो सेलर है, दो बायर है, दो सेलर है, दो बायर है, तो दोनों का, सेलर का फोटो, दोनों बायर का फोटो, ऐसा तुमको वहां पे अटैच करना पड़ेगा। क्लियर है बेटा? बड़े आगे, फिर अब तुम लोग डॉक्यूमेंट हंसता हुआ चेहरा लेके पहुंच गए हो किसके पास बेटा, सब रजिस्ट्रार के पास, कि हमको क्या दे दो, रजिस्ट्रेशन। तो क्या जो रजिस्ट्रार है इतनी बड़ी डिग्री लेके बैठा हुआ है, इतना काम उसने किया हुआ है, तो क्या वो तुमको डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर देगा? नहीं, वो पहले करेगा बेटा इंक्वायरी। क्या करेगा बेटा पहले? इंक्वायरी। इंक्वायरी करने से पहले वो तुमको डॉक्यूमेंट के ऊपर अपनी साइनेज नहीं देगा, है कि नहीं बेटा? अपनी साइन देगा क्या? नहीं। तो जो भी पर्सन एग्जीक्यूट कर रहा है डॉक्यूमेंट को, अपने सबको पता है ना, तीन ही लोग थे जो डॉक्यूमेंट को लेके जा सकते थे रजिस्ट्रेशन के लिए। तो जो बंदा एग्जीक्यूट कर रहा है, या फिर जो रिप्रेजेंटेटिव है, या फिर जो असाइनी है, या फिर जो एजेंट है, रिप्रेजेंटेटिव है, असाइनी है, या फिर कौन है बेटा, एजेंट, इसने अपीयर होना है। इसने क्या होना है बेटा? अपीयर होना है। इसके सामने अपीयर हो रहा है, रजिस्टरिंग ऑफिसर के सामने। मतलब देखो मैंने डॉक्यूमेंट बना लिया है ना, मैं डॉक्यूमेंट लेके पहुंच जाऊंगा किसके पास, रजिस्टरिंग ऑफिसर के पास। सेक्शन नंबर कौन से के अनुसार, 34। और कितने टाइम में? यार ये सर हमको पता है ना, कितने टाइम में पहुंचना है? अगर डॉक्यूमेंट बनाता इंडिया में तो 4 महीने के अंदर एक्सटेंशन मिलेगा, 4 महीने का। और डॉक्यूमेंट अगर बनाए कहाँ पे, आउटसाइड इंडिया, और उसको अपन लेके आए कहाँ पे, इंडिया में, तो इंडिया में आने के बाद कितने महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर अंदर मुझे वो डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार के पास लेके जाना पड़ेगा। ठीक है। अब पूरनचंद्र वर्सेस मनमुत्थो नाथ के केस में यह बताया गया बेटा कि सिर्फ प्रिंसिपल नहीं, प्रिंसिपल मतलब जिसने डॉक्यूमेंट बनाया वही नहीं, उसके बिहाफ पे एजेंट भी अपनी खुद की साइन कर सकता है। ठीक है, तो एजेंट भी साइन कर सकता है और प्रिंसिपल भी साइन कर सकता है। अब देखो तुम लोग डॉक्यूमेंट लेके पहुंच गए हो, सपोज इन मैं रजिस्ट्रार हूँ, ये तुम लोग हो, ठीक है,
तुम लोग लेके पहुंच गए हो कहाँ पे बेटा, मेरे पास डॉक्यूमेंट तुमने मुझे दिया, बट तुम्हारी उसके ऊपर क्या होनी चाहिए, साइन। क्या होनी चाहिए, साइन। अब डॉक्यूमेंट मैंने ले लिया, ठीक है, तो लेते से ही मैं क्या करना चालू करूंगा, चेक। क्या करूंगा, चेक। और चेक करते वक्त मैं चेक करूंगा कि तुम लोगों ने सेक्शन 34, 35, 58 और 59 की सारी प्रोविजंस को फॉलो किया है या नहीं किया है। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, बड़े आगे। अच्छा, सारी चीजें मैंने चेक कर ली। मैंने देखा 34, 35, 58, 59 के सारी प्रोविजंस को तुमने क्या किया है बेटा, फॉलो किया है। अब बताओ, अब लगेज, लगेज मैं तुमको क्या प्रोवाइड कर दूंगा, सर्टिफिकेट कि भाई तुम्हारा डॉक्यूमेंट सही है। ये लो, एक डॉक्यूमेंट, खंबा नहीं है बे ये, क्या है ये, डॉक्यूमेंट जो कि सर्टिफिकेट है, वो मैं तुमको प्रेजेंट कर दूंगा। और आगे फ्यूचर में अगर कहीं ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, फ्यूचर में अगर कहीं ऐसा हुआ कि आरओडी में कोई चेंजेस हो गए, तो उससे तुम्हारी सर्टिफिकेट को कोई भी अफेक्ट होने वाला नहीं है। सेक्शन नंबर कौन से के अनुसार बेटा, 60 के अनुसार। मतलब एक बार सर्टिफिकेट तुमको मिल गया तो वो रजिस्ट्रेशन को वैलिड माना जाएगा, उसमें कोई भी रुकावट अब आ नहीं सकती। क्लियर है बेटा, इंक्वायरी में किसी को कोई डाउट तो बताओगे। पर्सन या फिर एजेंट या फिर रिप्रेजेंटेटिव लेके पहुंच जाएगा डॉक्यूमेंट किसके पास, किसके पास, रजिस्टरिंग ऑफिसर के पास। कितने पीरियड ऑफ टाइम में, जितना टाइम पीरियड अलाउड रहेगा उतने पीरियड ऑफ टाइम तुम या तुम्हारा एजेंट वो डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन कर सकता है। जब भी तुम लोग साइन करोगे तो तुमको डॉक्यूमेंट साइन करने के बाद देना है रजिस्टरिंग ऑफिसर के हाथों में। रजिस्टरिंग ऑफिसर चेक करेंगे कि तुमने 34, 35, 58, 59 की प्रोविजन को फॉलो किया है या नहीं, और फिर तुमको क्या ग्रांट कर देगा बेटा, सर्टिफिकेट। और आने वाले कुछ एक्ट्स अगर चेंज भी होते तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्लियर है बेटा, फिर से मार लो भैया, आईएमपी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेजेंटिंग अ विल एंड अथॉरिटी टू अडॉप्ट। ध्यान दो, अब देखो एक प्रोविजन अपन ने ऊपर पढ़ी थी, विल से रिलेटेड। कैसे रिलेटेड बेटा, विल से रिलेटेड। अपन ने प्रोविजन कहां पे पढ़ी थी, ऊपर। तो देखो, अब विल को प्रेजेंट करना है, प्रेजेंट मतलब रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार के पास जाके अपने को देने का है। एंड अथॉरिटी टू अडॉप्ट, अडॉप्ट मतलब भी तुम लोगों से सपोज पैदा नहीं हो रहा है ना, किसी किसी को नहीं होता है बेटा, किसी को होता है किसी को नहीं होता है पैदा, और तुमको बच्चे को क्या करने का है, अडॉप्ट करने का है। तो एडॉप्शन के लिए किस तरीके से तुम लोग डॉक्यूमेंट देंगे, क्योंकि बच्चा अगर लेना है तुमको तो लीगली लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि तारों के नीचे से कोई बच्चा आया पाकिस्तान से और तुमने उसको गोद ले लिया, नहीं भैया, लीगली लेना पड़ता है। एडॉप्शन भी करना है तो कैसा लेना है, लीगली। तो अगर तुम लोग बिल बना रहे हो या फिर तुम लोग कोई बच्चे को क्या कर रहे हो, एडॉप्ट कर रहे हो, तो कौन कौन डॉक्यूमेंट बना के रजिस्ट्रार के पास या सब रजिस्ट्रार के पास में प्रेजेंट करेंगे। देखो, डॉक्यूमेंट बना कौन से केस में बेटा, विल के केस में। टेस्टेटर खुद, टेस्टेटर इज द पर्सन हु हैज मेड द विल, टेस्टेटर इज द पर्सन हु हैज मेड द विल। या फिर टेस्टेटर अगर मर गया, टेस्टेटर अगर क्या हो गया बेटा, मर गया, तो जो बंदे उसके बिहाफ पे क्लेम कर रहे हैं, मतलब उसके बच्चे है ना, दादाजी अगर ऑफ हो गए तो दादाजी के बिहाफ पे किसको मिलेंगी प्रॉपर्टी, बच्चों को। उन्होंने विल को प्रेजेंट करना है एक तो रजिस्ट्रार या फिर सब रजिस्ट्रार के पास, काय के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, वही अगर मैं बात करूं एडॉप्शन की, अब मुझे एक बच्चे को क्या करने का है बेटा, एडॉप्ट। तो कौन कौन कर सकता है, डोनर, और आफ्टर हिज डेथ डोनी, या फिर अथॉरिटी टू अडॉप्ट, या फिर अडॉप्ट टू सन। ये खुद को प्रेजेंट कर सकते हैं रजिस्ट्रार या फिर सब रजिस्ट्रार के पास। ठीक है, सबको सारी बातें क्लियर है, अरे सर समझ गया हमको। देखो मैं लिख के देता हूं, विल के केस में
कौन कौन? विल के केस में कौन कौन बताओ? टेस्टेटर खुद, जिसने विल बनाया था वो खुद मर गया तो फिर पर्सन क्लेमिंग रजिस्ट्रेशन के लिए जा सकते, रजिस्ट्रार या फिर सब रजिस्ट्रार के पास। ठीक है। और क्या की अगर बात करें बेटा एडॉप्शन की, एडॉप्ट करने का, एडॉप्शन के केस में डोनर, डोनर अगर मर गया तो डोनी, डोनर मतलब भी बच्चा देने वाला, डोनी मतलब भी बच्चा लेने वाला। ठीक है। या फिर अथॉरिटी, या फिर खुद वो सन या फिर डॉटर। ठीक है बेटा, ये हो गया सेक्शन नंबर 40। 10 इवन लेगेटी, लेगेटी मतलब ही कौन, लेगेसी में पप्पा, देखो दादाजी गए तो कौन आएगा, पप्पा आएंगे। ये पप्पा भी अपने जो है विल को लेके जा सकते हैं, ऐसा बताया गया है वेंकटा अप्पा वर्सेस वेंकटा रंगा के केस में। क्लियर है बेटा? ठीक है, कोई दिक्कत? फिर अब तुम लोग अपना डॉक्यूमेंट लेके पहुंच चुके हो, किसके पास पहुंच चुके हो? रजिस्ट्रार या फिर सब रजिस्ट्रार के पास। तो वो अब तुमको अब क्या ग्रांट करेंगे? रजिस्ट्रेशन। ठीक है। तो चाहे विल की केस हो या फिर एडॉप्शन की केस हो, ठीक है, विल की केस हो या फिर एडॉप्शन की केस हो, विल के केस में कौन जाएगा बेटा? खुद। अगर टेस्टेटर जिंदा है तो टेस्टेटर खुद जाएगा, और अगर टेस्टेटर नहीं है तो उसके बिहाफ पे कौन जाता था? पर्सन क्लेमिंग। और अगर जिंदा है तो कौन जाएगा? टेस्टेटर खुद। एडॉप्शन के केस में कौन जाएगा? डोनर। ठीक है। मे बी रजिस्टर इन सेम मैनर एज अ अदर डॉक्यूमेंट, जैसे अदर डॉक्यूमेंट जो सेक्शन नंबर 28 में थे, 29 में थे, जैसे वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर होते थे वैसे ही यह डॉक्यूमेंट भी रजिस्टर किया जाएगा सेक्शन 41 सब सेक्शन 1। ठीक है। अगर टेस्टेटर और डोनर को छोड़ के कोई दूसरा बंदा जाता है, ने सबको पता, टेस्टेटर और डोनर को छोड़ के टेस्टेटर नहीं गया तो उसके ब्याह पे कौन? पर्सन क्लेमिंग जाएगा, है ना? और डोनर नहीं गया तो डोनी जाएगा, अथॉरिटी जाएंगी या फिर सन जाएगा। वो गया तो उनको रजिस्टरिंग ऑफिसर को सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा सेक्शन 41 सब सेक्शन 2 कि भाई हमको अथॉरिटी है क्या लेने की? रजिस्ट्रेशन लेने की। ऐसा रजिस्टरिंग ऑफिसर को उनको सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा। क्लियर है बेटा? कोई ठीक है, बढ़े क्या आगे? आ जाओ, थोड़ा ही चैप्टर बचा हुआ है, ज्यादा कुछ नहीं है, बच्ची नहीं है। आ जाते आगे। डिपॉजिट ऑफ विल सेक्शन 42 से लेके 46। देखो अभी 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 अपन में ऊपर देखा हु कैन प्रेजेंट अ विल, तो कौन प्रेजेंट कर सकता था विल? बताओ ना, कौन प्रेजेंट कर सकता था विल को? टेस्टेटर, ठीक है, या फिर उसका एजेंट डिपॉजिट करेगा। डिपॉजिट मतलब क्या? पहले उन्होंने बना लिया है बेटा, विल कर लिया है, बना लिया। अब ये विल को लेके जाएंगे रजिस्ट्रार के पास। किसको पास लेके जाएंगे? रजिस्ट्रार के पास। बट जब ये लोग रजिस्ट्रार के पास लेके जा रहे हैं तो विल बना के उनको एक सील्ड एनवलप में डालना पड़ेगा। काय में डालना पड़ेगा बेटा? सील्ड एनवलप में। सील्ड मतलब भी पैक किया हुआ, एनवलप में क्या डालने की है? विल को डालने का। ठीक है। विल को जब डाला जाएगा तो उसको फिर लेके जाएगा किसके पास बेटा? टेस्टेटर के पास। किसके पास लेके जाएगा बेटा? टेस्टेटर के पास लेके जाएगा। और ये सील कवर पे कुछ बातें लिखी होनी चाहिए, जैसे कि टेस्टेटर का नाम, नेम ऑफ अ टेस्टेटर, डेट, हेलो 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 हेलो, 2 मिनट वेट।
हेलो हेलो। चलो आ चुकी है बेटा बैटरी, बढ़ते हैं आगे। तो तुमने सील कवर में डाल दिया था बेटा क्या, विल को, ठीक है। विल में डालने के बाद टेस्टेटर का नाम डालना पड़ेगा, साथ में डेट प्लेस सब कुछ। जैसे तुम लोग पोस्ट ऑफिस में लेटर देते हो वैसे ही सारी जानकारी यहाँ पे तुमको पोस्ट करनी पड़ेंगी, डेट प्लेस वगैरह वगैरह जो भी रहेंगे वो डाल लो, ठीक है। सील कवर के ऊपर तुम लोग ये सारी चीजें पोस्ट कर दो। अब तुमको लेके जाना है उसको रजिस्ट्रार के पास। ये रजिस्ट्रार का ऑफिस है, ठीक है, ये उसका ऑफिस है। जैसे ही तुम लोग उसके ऑफिस में एंटर करते हो वो खोलेगा बुक नंबर 5। देखो अलग अलग टाइप की बुक्स होती है जिसमें अलग अलग टाइप के रजिस्ट्रेशन होते हैं। तो विल के लिए जो है वो कौन सी है बेटा, बुक नंबर 5। एक मिनट रुको। हेलो। हाँ, तो बुक नंबर 5 वो निकालेगा अपने कबर्ड में से, ऐसे जाएगा, कबर्ड खोलेगा, वहां से कौन सी बुक निकालेगा बेटा, बुक नंबर 5 निकालेगा बाहर। और बुक नंबर 5 में जो है, बुक नंबर 5 में जो है सारी डिटेल तुम्हारी लिख लेगा कि कौन से दिन पे, कौन से डेट पे, कौन से टाइम पे और कहाँ पे तुम लोग आए हो, ये सारी जानकारी वो वहां पे लिख लेंगे बेटा। और फिर तुम्हारा जो सील कवर था, तुम्हारा सील कवर था, उसको वो फायर प्रूफ बॉक्स में डाल देगा। फायर प्रूफ बॉक्स में वो डाल देगा, ठीक है, क्योंकि ये बिल बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, इसलिए उसको फायर प्रूफ बॉक्स में डाला जाएगा। अब जब चाहे तब तुम लोग इसको एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट मतलब ही इसके नाम से तुमको प्रॉपर्टी करनी है, उसके नाम से तुम लोग ये प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकते हो एक बार फायर प्रूफ बॉक्स में डालने के बाद। क्लियर है बेटा, क्लियर है। सेक्शन 42 से 46 यहाँ पे खत्म होता है। अब आएंगे बेटा आगे, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट ऑपरेटिव। रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट व्हेन ऑपरेटिव, ठीक है। अब ध्यान दो क्या दिया हुआ है, देखो, अ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट शैल ऑपरेट, अ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट shall operate from the time from which it would have commenced to operate, if no registration thereof has been required or made, and not from the time of its registration। मतलब ही क्या कि तुम्हारा डॉक्यूमेंट कब से लीगल माना जाएगा, ऑपरेटिव मतलब ही कैसा बेटा, लीगल। तो जब से अपन ने उसको यूज किया है, तब से अपन उसको क्या कर रहे हैं, यूज, इस्तेमाल कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंट का, तब से उसको ऑपरेटिव माना जाएगा। लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हो लीगली, ऐसा माना जाएगा। बट रजिस्ट्रेशन की डेट को लगेज तुम लोग यूज नहीं करते, नहीं कर सकते हो, है ना, क्योंकि जिस दिन रजिस्ट्रेशन मिला उसके बाद भी कुछ फॉर्मेलिटीज और बचे रहेंगी। तो इसके लिए बेटा रजिस्ट्रेशन की डेट को लगेज ऑपरेटिव माना नहीं जाएगा। जिस दिन पे रजिस्ट्रेशन के बाद तुम लोग उसको यूज करना चालू करोगे उसी दिन से वो ना बेटा ऑपरेटिव, ठीक है। केस एक जीनाथ मारुति रेड्डी, ये केस में अगर तुमने दो डॉक्यूमेंट्स दिए, तुम ही लोग बता दोगे इसका आंसर बेटा, कितने डॉक्यूमेंट्स दिए, दो। एक में डेट है 16, एक में डेट है 17 तारीख। एक में 16 तारीख है, एक में 17 तारीख है, इधर 9 लिख लेते हैं, इधर 10 लिख लेते हैं, ठीक है। एक सितंबर की, एक दिसंबर अक्टूबर की। अब बताओ कौन से डॉक्यूमेंट को सबसे पहले रजिस्टर्ड हुआ है ऐसा माना जाएगा, ऑपरेटिव माना जाएगा। 16 को ये दिया है, 17 को ये दिया है। तो जो चीज के ऊपर, जो चीज के ऊपर अपने को रजिस्ट्रेशन मिलेगा, जो चीज के ऊपर अपने को सबसे पहले, सबसे पहले क्या मिलेगा बेटा, रजिस्ट्रेशन, वही डॉक्यूमेंट को पहले ऑपरेटिव माना जाएगा। वही डॉक्यूमेंट को पहले क्या माना जाएगा बेटा, ऑपरेटिव, ठीक है। क्लियर है बेटा सबको, बढ़े आगे, बढ़ते आगे आ जाओ। रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू द प्रॉपर्टी तुम लोग पढ़ लोगे बेटा। इफेक्ट ऑफ फायर नोट भी तुम लोग पढ़ लोगे, बहुत ही इजी है। कुछ डिफिकल्ट लगे तो तुम लोग मुझे क्वेरी में नीचे डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े आगे आ जाते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पे फिर से।
इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं जिसका नाम है बेटा कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर कंपल्सरीली। अब देखो, कोई डॉक्यूमेंट के ऊपर तुमको रजिस्ट्रेशन लेना था, कोई डॉक्यूमेंट के ऊपर तुमको रजिस्ट्रेशन लेना था, बट तुमने उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन लिया हुआ नहीं, तो लॉ बोलता है कि अब के ऊपर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। लॉ क्या बोलता है, तुमको उसके ऊपर क्या लेना पड़ेगा बेटा, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अब ध्यान दो इधर सब जगह क्या बोलता है, देखो सेक्शन नंबर 49 के अनुसार, रजिस्ट्रेशन एक्ट के अनुसार, नो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय सेक्शन 17 या फिर एनी प्रोविजन ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट टू बी रजिस्टर्ड shall affect the immovable property or confer a power to adopt or to be received as a evidence of any transaction affecting such property or confirming such property unless it is been registered। ठीक है, मतलब क्या था कि अगर तुम्हारी प्रॉपर्टी, मतलब तुम्हारे रजिस्ट्रेशन की वजह से, तुम्हारे रजिस्ट्रेशन नहीं बेटा, नॉन रजिस्ट्रेशन की वजह से कोई प्रॉपर्टी को अफेक्ट हो या फिर एडॉप्ट करने का अधिकार तुमको मिल रहा नहीं है, या फिर एविडेंस में तुमको कोई ट्रांजैक्शन है जहां पे तुमको एविडेंस करके डॉक्यूमेंट को इस्तेमाल करना था, तो तुम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते वो सारे डॉक्यूमेंट्स को। कब तक, जब तक वो रजिस्टर ना हो जाए तब तक। समझ में आ रहा है, एक बार बताऊंगे। अगर तुम्हारी प्रॉपर्टी की वजह से क्या क्या हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है, कौन सी प्रॉपर्टी को, इमूवेबल प्रॉपर्टी को, या फिर तुम लोग अडॉप्ट करना चाहते थे बट तुम लोग अडॉप्ट नहीं कर सक रहे हो, या फिर एविडेंस करके तुमको कुछ तो चाहिए था बट एविडेंस करके तुमको वो चीज मिल रही नहीं है, कोर्ट ऑफ लॉ में पेश करना था बट एविडेंस करके नहीं मिल रही, क्यों, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट कैसा था, अनरजिस्टर्ड। ये तीनों केसेस में लॉ बोलता है पहले क्या लो, रजिस्ट्रेशन, तभी जाके तुम लोग ये चीजों को इस्तेमाल कर सकते हो। पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। समझ में आ रहा है बेटा, सेक्शन नंबर 49। साथ में सेक्शन 49 इज मैंडेटरी, सेक्शन 49 इज मैंडेटरी मतलब कैसा है बेटा, कंपलसरी, मतलब नॉन रजिस्ट्रेशन है, तीन चीजें हो रही है तो रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। अ डॉक्यूमेंट विच इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड एज एविडेंस अफेक्टिंग द इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर तुम्हारी कौन सी प्रॉपर्टी को, इमूवेबल प्रॉपर्टी को क्या हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है, तो जब तक तुम लोग उसको रजिस्टर ना कर दो तब तक तुम लोग उसको एविडेंस करके पेश नहीं कर सकते हो। समझ में आ रहा है बेटा, यहाँ तक के, अरे कोई दिक्कत है क्या। साथ में an unregistered document which comes within section 17, section 17 was the compulsory document। कंपल्सरी मतलब जहां पे अपने को कंपल्सरीली क्या लेना था, रजिस्ट्रेशन। अगर सेक्शन 17 का डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर रजिस्ट्रेशन लेना था बट अपन ने रजिस्ट्रेशन लिया हुआ नहीं है, तो उसको अपन लीगल प्रोसीडिंग में भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, लीगल प्रोसीडिंग में भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। कहानी क्लियर। तो एक बार पॉइंट लिख के दू, देखो ना, पहला पॉइंट क्या बोलता था, पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, नॉन रजिस्ट्रेशन की वजह से तीन चीजों का अगर अफेक्ट हो रहा है, एक तो इमूवेबल प्रॉपर्टी, एडॉप्शन, और एक पॉइंट क्या था बेटा, एविडेंस, प्रूफ नहीं कर पा रहे हो, तो पहले तुमको क्या लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले तुमको क्या लेना पड़ेगा बेटा, रजिस्ट्रेशन। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, अगर कैसी प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, बट रजिस्ट्रेशन ना होने की वजह से तुम लोग उसको यूज नहीं कर पा रहे हो, तो क्या तुम लोग उसको एविडेंस के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। नहीं, रजिस्ट्रेशन ही नहीं है तो डॉक्यूमेंट ही नहीं बने, और डॉक्यूमेंट ही नहीं बने तो एविडेंस ही नहीं रहेगा, बराबर है कि नहीं बेटा, तो उसको पहले रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। और तीसरी चीज, जब तक डॉक्यूमेंट रजिस्टर नहीं होता है तब तक अपन उसको कोर्ट में एविडेंस के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, तब तक उसको अपन एविडेंस के तौर पे कोर्ट में इस्तेमाल नहीं कर सकते। सेक्शन नंबर कौन सा है बेटा, 49।
ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? हावेवर आगे क्या बोलता है देखो, हावेवर एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 49, सेक्शन 49 में जो बुलाया गया, an unregistered document affecting पर पढ़ा बेटा अपन ने, अगर अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड रिक्वायर्ड बाय दिस एक्ट और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, एक तो ये एक्ट के अनुसार या फिर कौन से एक्ट के अनुसार, टोपा के अनुसार, एक तो ये एक्ट के अनुसार या फिर कौन से एक्ट के अनुसार बेटा, टोपा के अनुसार, to be registered may be received as a evidence of the contract in a suit of a specific performance or as a evidence of a part performance of a contract for the purpose of section 53A of TOPA Act or as evidence for the collateral transaction not to be affected by the register instrument. ठीक है, अब देखो क्या बोलता है, क्या बोल रही पूरी लाइन है कि भाई अगर तुमने ये एक्ट के अनुसार, टोपा के अनुसार रजिस्ट्रेशन लेना था इमूवेबल प्रॉपर्टी का, पर रजिस्ट्रेशन लिया हुआ नहीं है, बाद में तुम्हारी बत्ती जली कि अब मैं क्या ले लेता हूँ, रजिस्ट्रेशन, तो वो केस में बेटा वो एविडेंस करके इस्तेमाल कर सकते हो। अरे ऊपर ही तो पढ़ा कि भाई एक बार मैंने डॉक्यूमेंट रजिस्टर कर दिया तो मैं उसको एविडेंस के तौर पे इस्तेमाल कर सकता हूँ। कौन से कॉन्ट्रैक्ट में, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मतलब वो होता है जहाँ पे सामने वाली पार्टी का काम अगर कंप्लीट नहीं है तो वो कॉम मैं कंप्लीट करवा के ले सकता हूँ, या फिर पार्ट परफॉर्मेंस के केस में भी मैं इसका इस्तेमाल एविडेंस के तौर पे कर सकता हूँ, जो कि 53A ऑफ टोपा एक्ट में आता है, या फिर कोलैटरल ट्रांजैक्शंस के लिए भी मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ डॉक्यूमेंट रजिस्टर होने के बाद। क्लियर है बेटा? बढ़े क्या आगे? ठीक है, साथ में सेक्शन 49 ये भी बोलता है, परमिट करता है, इज दैट अ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट अफेक्टिंग द इमूवेबल प्रॉपर्टी में बी गिवन इन एन एविडेंस। बट अगर बात करें बेटा काय की, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की, जहाँ पे अपने को सामने वाले से काम करवा के लेना था कोई भी हाल में, स्पेसिफिक मतलब ही क्या, जहाँ पे सामने वाले ने पहले तो कॉन्ट्रैक्ट कर दिया फिर वो मुखर रहा है कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने के लिए, तो वो केस में बेटा अपने को रजिस्ट्रेशन लेने की गरज नहीं है, नहीं है। ठीक है बेटा, सबको सारी बातें क्लियर है? यहाँ तक के नरसिम राव वर्सेस साई वैष्णवी की केस पढ़ो बेटा फटाफट से। तब तक मैं आगे का कार्यक्रम देख लेता हूँ। चलो ओके,